आज जिस टॉपिक की जरूरत मैंने समझी और जिस पे गुफ्तगू करना चाहता हूं वो टॉपिक है जवान का टॉपिक कि इस्लाम आया और इस्लाम की सबसे पहले मदद किसने की? जवानों ने मदद की। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का सहारा कौन बने? जवान बने। किसी भी कौम की कामयाबी उस कौम के जवान होते हैं और दुश्मन सबसे ज्यादा जिस चीज पे इन्वेस्ट करता है वो किस पे करता है? जवानों पे करता है। 90s में जब अफगानिस्तान से तालिबान निकल गए, अमेरिकन जब वहां पे आए, अब वो अफगानिस्तान जिसपे तालिबान थे, अचानक अमेरिकन आए। कोई अफगानिस्तान की ऐसी गली, ऐसी रेहड़ी नहीं थी जहां पे गंदी फिल्में और उनकी सीडीज ना हो, क्योंकि अगर जवान बिगड़ गया तो मुआशरा क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। जवान की सोच अगर तामीरी बन गई, जवान बच्चियां, जवान बच्चे, आज आप टिकटॉक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, ये हमला किस पे हो रहा है? जवानों पे हो रहा है ना। कि अगर मुल्क को नाकाम करना है उसके जवानों को गलत एक्टिविटी पे लगा दो। कि ये शर्म की बात है कि आप जब गूगल में, फेसबुक में, मुख्तलिफ वेबसाइट पे डेटा निकल आता है कि एक पूरी इंडस्ट्री है, पोर्न इंडस्ट्री, जिससे फहशा इंसानों के जहनों को नजस कर दिया जाता है ऐसी फिल्मों से, और जब आप रिजल्ट निकालते हो तो सबसे ज्यादा कौन से मुल्क के कौन से लोग देखते हैं? पाकिस्तान दूसरे तीसरे नंबर पर आता है और पंजाब के एक शहर का नाम आता है कि वहां के लोग सबसे ज्यादा इन गंदगियों पड़े हुए हैं। आज आप चले जाएं टिकटॉक पे, कौन है? ये जवान लड़कियां हैं। ये कौन है? जवान लड़के हैं। कहां गुजार रहे हैं अपना वक्त? घंटों घंटों गलाजतों में वो गुजारते हैं। वो शहवतें जिनका हुसूल भी नहीं, वीडियो कॉल पे अपने वजूद को गलाजत में डाल रहे होते हैं जिसका कोई उसूल नहीं। यानी खुद भी गलाजत में पड़ रहे हैं और मिलियंस लोग जो उनको देखते हैं वो भी गलाजत में। ये जवान इस गलाजत में क्यों पड़ा? क्योंकि इसने अपने लिए कोई हदफ नहीं बनाया। इसने कहा माँ बाप रोटी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और वालिद साहब ने कहा चलो बेटा घर बैठा है, बाहर जाएगा तो पता नहीं स्नैचिंग ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कहीं मर ना जाए, तो घर में बैठे। ये घर में बैठा के इसके दीन को मार रहा है, ये घर में बैठा के इसके वजूद को तबाह बर्बाद कर रहा है। जब तक आप जवान साजी नहीं करोगे, आप जंग ईरान और इराक देखे जवान, आप हश्द शाबी देखे जिन्होंने दाइश को भगाया जवान, आप कहीं पर जाते हैं, ये जवान है जो माशरे को बनाता है। ये जवान ब्रेन्स हैं जिससे माशरा क्या करता है? तरक्की करता है। आज ये देखना होगा कि हमारा जवान किन एक्टिविटीज में है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? और मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी इसके माँ बाप पर है। कि रसूल खुदा ने फरमाया वैलुन, वाय हो, वैल हो आखिरी जमाने के जवानों पर और उनके माँ बाप पर। कहा या रसूल अल्लाह कौन से माँ बाप? जो मुशरिक होंगे? कहा नहीं, मोमिन माँ बाप। कहा या रसूल अल्लाह ये क्यों कह रहे हैं कि इनके ऊपर वैल हो, वाय हो? फरमाया क्योंकि आखिरी जमाने के माँ बाप अपने बच्चों की दुनिया की तो परवाह करेंगे लेकिन इनकी आखिरत की परवाह नहीं करेंगे। ये तो होगा कि मेरे लाल इतने महीने यूनिवर्सिटी में गए, मैंने तुम्हारी इतनी फीसें भरी हैं, 80-80 हजार, 90-90 हजार में तुम्हारे सेमेस्टर का भर रहा हूं, और तुम ये रिजल्ट कार्ड लेकर आए हो कि सी ग्रेड में हो, ये रिजल्ट कार्ड लेकर आए हो कि तुमने पढ़ाई नहीं की है। इसकी तो परवाह है क्योंकि इसने माल दिया है, उसके नतीजे में अच्छी डिग्री चाह रहा है, लेकिन इस बात को यह नहीं परवाह कि मेरा बेटा सुबह की नमाज पे उठा कि नहीं उठा। इसको ये तो परवाह है कि खुशी, मौलाना मेरी बेटी ने ए ग्रेड दिया है, मौलाना मेरी बेटी डॉक्टरी में पास हो गई, मौलाना मेरी बेटी का यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। इब्तदा माल, इंतहा माल, सिर्फ पैसे का सोच रहा है। लेकिन ये नहीं कि बेटी को हिजाब भी सिखाया कि नहीं, ये भी फिक्र है कि बेटी किन ताल्लुकात में पढ़ रही है, ये भी फिक्र है कि बेटी किससे बातें करती है। एक नया निजाम बना दिया ना, प्राइवेसी, कि हर जवान की इतनी प्राइवेसी कि मोबाइल पे थंब लगा दिया, पैटर्न लगा दिया, पिन कोड लगा दिया कि बाबा अब आप भी मेरा मोबाइल चेक नहीं कर सकते। चलो बात यहां तक थी, अब तो बीवी कहती है मियां को कि तुम भी मेरा मोबाइल चेक, मेरी प्राइवेसी है। कवानीन बना दिए गए मुल्कों के। ये प्राइवेसी क्यों है? ताकि हम इससे कनेक्ट रहें और इसके साथ वाले को पता ना हो ये किसके साथ कनेक्टेड है। हम जितना चाहें इसकी जिंदगी में दाखिल हो जाएं, लेकिन इसके बाप को पता ना हो कि बेटी क्या कर रही है, शोहर को पता ना हो कि बीवी क्या कर रही है, भाई को पता ना हो कि बहन क्या कर रही है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी जो बना दिया। चलो 18 साल के बाद जवान बड़ा हो जाता है, फिर माँ बाप के कंट्रोल से भी निकल जाता है। तभी फरमाया बचपन में इनके वजूद को बनाओ। ये तरबियत औलाद का सब्जेक्ट है। फरमाया 7 साल बच्चा तुम्हारा गुलाम, 7 साल से 14 साल, 7 साल तक बादशाह, 7 साल से 14 साल तक तुम्हारा गुलाम, 14 साल से 18 साल तक तुम्हारा वजीर। ये साइकोलॉजिकली अहले बैत ने 3 तरबियत के पैटर्न बनाए। 18 के बाद क्यों नहीं बोला?
क्योंकि 18 के बाद ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, खुद कमाएगा, खुद जॉब करेगा। अब ये आजाद है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को परवाज करना, परवाज सीख गया तो फिर परिंदा छोड़ देता है। शिकार करना शेर का बच्चा सीख गया तो फिर ही उसे छोड़ देता है। फरमाया 18 ईयर्स तक इसकी तरबियत करो, उसके बाद वो जाने, उसका काम जाने। आपका काम है सही तरबियत। अब तरबियत का महल, तरबियत का मकाम क्या है? घर। दूसरा मकाम क्या है? स्कूल। बड़ा हो गया तो यूनिवर्सिटी। तीसरा मकाम उसके दोस्त, उसके हमनशी, किसके साथ बैठता है, कहां जाता है, कौन सी बुक पढ़ता है, क्या देखता है, ये तमीज अगर उसे सिखा दो। देखो छुरी है, छुरी बंदा भी मार सकती है, सेब भी काट सकती है। आपने ये तमीज सिखानी है कि बेटा छुरी किसके लिए बनाई गई है? सेब काटने के लिए, ये इंसान को मारने के लिए नहीं बनाई। एक ही चीज है, उससे बुरा काम भी हो सकता है, अच्छा काम भी हो सकता है। इसीलिए हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल फरमाते हैं, मन गलब अक्लहु हवा, जिसका अक्ल उसकी हवा वो हवसे नफ्स पर गालिब आ जाए, फरमा कद अफलह, वो इंसान क्या है? कामयाब है। लेकिन अगर इसके बरअक्स हो जाए, जिसकी हवा हवस उसके अक्ल पर गालिब हो जाए, फरमाया वो आखिरत में क्या हो जाता है? जलील हो जाता है। ये इल्म नफ्स के मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी दुआएं, इतने फरामीन, मेरा IRC का अशरा है। आज तक शिया ये समझते थे कि मासूमीन एक मौलवी की तरह मस्जिद में जाते थे, 4 रिवायत सुनाते थे, फिर चले जाते थे। नहीं मेरे अजीज, मासूमीन ने एक मजबूत नेटवर्क बनाया। शियत हादसाती कौम नहीं है कि यहां एक मासूम ने लेक्चर दिया, वहां दूसरे मासूम ने लेक्चर दिया, 4 लोगों ने सुना, इन्होंने 4 को बताया और इतना बड़ा मकतब बन गया। हदीसें, किताबें, फिकाहतें के ऐसा जमाना कि पता चलता ये मासूम का चाहने वाला है, सर कलम कर दिया जाता था। उसके बावजूद भी शियत इतनी बढ़ जाती है। ये निजाम खुम्स, ये निजाम वकला, ये मौला के 4 नवाब खास, फिर ये पूरा सिलसिला चलना कि आज पूरी दुनिया में शियत इतनी फैल गई। जब हम इस नेटवर्क का ख्याल नहीं करेंगे फिर तो यही आलम होगा ना। यही अजरबैजान, 85% अजरबैजान की आबादी शिया, 85%। आज जिनके सदर थे, वजीर आजम थे, जो विजिट किया पाकिस्तान का, कितनी आबादी? 85%। आबादी के तनासुब के हवाले से पहला मुल्क ईरान है, फिर अजरबैजान आता है जिसमें सबसे ज्यादा शिया पाए जाते हैं, फिर आपका इराक आता है, फिर दूसरे छोटे मोटे ममालिक आते हैं, बहरीन है दूसरे। लेकिन अजरबैजान में आज इतनी इजाजत नहीं है कि आप अपने घर की छत पे इमाम हुसैन का अलम लगाओ, इजाजत नहीं आपको। क्योंकि मोमिन आज से 2 साल पहले उस बेचारे ने सिर्फ अपने घर की दीवार पे लिखा था या हुसैन, मिटा के जाते थे, फिर लिखता था या हुसैन, फिर मिटा के जाते थे, फिर या हुसैन। उसके घर का मुहासिरा किया, लोगों का मिलना जुलना बंद हुआ, उसको जेल में डाल दिया। एक ज़ैनब नाबी खातून थी, वो भी बड़ी मशहूर हुई, सिर्फ अलम लगाने पे इस बेचारी खातून को सजा दी गई। और उसने अपनी आजरी जबान में अपने मोहल्ले वालों को बोला कि तुम वही कूफी हो कि हुसैन बुला रहा था, कूफी नहीं गए, आज ये मुझ पे जुल्म करे तो मेरे लिए आवाज नहीं उठा रहे। 85% जिसकी आबादी शिया हो, वहां पे अलम लगाने की इजाजत नहीं। ये मकाम फिक्र है कि नहीं है? कौमें कैसे उरूज और कौमें कैसे जवाल पकड़ती हैं? क्यों? क्योंकि वहां की कौमों ने उस फिक्र अहले बैत को उठाना छोड़ दिया। कि आपके पहले सारे मराजे मुज्तहिदीन आप सुनते हो कि कहां से थे? हिल्ला से थे ना। हिल्ली आपने नाम सुना है ना, बड़े बड़े उलमा। लेकिन आज हिल्ला से किसी मुज्तहिद का नाम सुनते क्यों? क्योंकि उस वक्त के नौजवानों ने इज्तिहाद को छोड़ दिया। जवान जब अपने बुजुर्गों की रविश को छोड़ देते हैं, फिर वो रविश खत्म हो जाती है। दुश्मन तभी चाहता है कि जवान वो चीजें छोड़ दें। आज आप बोलते हैं अमेरिका ताकतवर है, तरक्की याफ्ता, यूरोप ताकतवर है, तरक्की याफ्ता, यूके ताकतवर है, तरक्की याफ्ता है। लेकिन उन मुल्कों में चले जाइए, वहां की खत्ते अव्वल, लाइन अव्वल के जो डॉक्टर्स हैं वो इंडियन और पाकिस्तानी। कनाडा चले जाइए, वहां के जितने भी स्किल पर्सन्स हैं वो कौन है? इंडियन पाकिस्तानी। यूके चले जाइए, बेहतरीन डॉक्टर्स कौन है? इंडियन पाकिस्तानी। यूरोप चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, आईटी की फील्ड में सबसे आगे कौन है? इंडियन पाकिस्तानी। अपने माल के जरिए से उन्होंने आपकी बेहतरीन, कि जब ईरान में रहबर मुअज्जम को पता चला कि ईरान के ब्रेन्स भाग रहे हैं। हमारे एक दोस्त थे जिन्होंने इंजीनियर थे, एक मशीन बनाई थी कंप्यूटर की, कि जस्ट उसकी यूएसबी आप मदरबोर्ड के साथ टच करते,
पुरानी बात है। उस वक्त ये होता था कि कंप्यूटर्स के जब मदरबोर्ड्स खराब होते थे तो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने में बड़ा टाइम लगता था कि कौन सी आईसी जल चुकी है, कहां प्रॉब्लम है। तो इसने एक मशीन बनाई, बस मदरबोर्ड के साथ टच करते वो मशीन बताती कि मदरबोर्ड के किस हिस्से में कहां पर प्रॉब्लम है, डिटेक्ट कर देती, आप जल्दी से मसला हल करते। इसने मशीन बनाई, उसको प्रोफार्मा बनाया और इसने अपलोड कर दिया किसी कनाडा की यूनिवर्सिटी में। कैनेडियन यूनिवर्सिटी ने इससे रब्ता किया कि आप फैमिली के साथ आए, आपको इतनी सैलरी देंगे, आपकी इतनी बड़ी इंश्योरेंस करेंगे, आपको बजट देंगे कि आप ये मशीन यहां बनाओ और इस मशीन को दुनिया में भेजो। कहते मैंने उनको लेटर लिखा, मैं ऐसे नहीं आऊंगा, मैं तब आऊंगा जब मुझे कैनेडियन नेशनलिटी दो। उन्होंने कहा आप आओ, आपको 6 महीने में नेशनलिटी। इसने कहा नहीं, 6 महीने में नहीं, नेशनलिटी लेके आना चाहता हूं। नेगोशिएशंस हुए, उन्होंने कहा ठीक है आप आओ तुर्की इस्तांबुल, हम एम्बेसी से आपको नेशनलिटी दिलाते हैं, फिर आप नेशनलिटी के साथ कहां पर आओ, कनाडा के पास। ऐसे जवान ईरान से निकल रहे थे ना, वो किसी भी तरीके से, ये नहीं कि उनके पास ऐसे लोग नहीं, वो ईरानियन ब्रांड्स को कहीं ये नौजवान वहां रह गया तो 4 चीजें बना लेगा। एक मुल्क जिस पे सैंक्शन लगाए हैं वो छोटी सी मशीन बना लेगा, नहीं ये सारे इनके पढ़े लिखे लोग यहां से निकाल दो। लेकिन वो नहीं गया क्योंकि रहबर मुअज्जम ने फिर इन ब्रांड्स के लिए बजट बनाया कि मंथली इनको फीसिस भी दी जाए, इनको बजट भी दिया जाए, ये मशीनें भी बनाए, गवर्नमेंट इनकी क्या करे, मदद करे। सिर्फ इन 2 सालों में पाकिस्तान से 15 लाख जवान, ये वो लोग हैं जो एजुकेटेड जवान हैं, बैचलर मास्टर्स किए हुए जो स्किल पर्सन हैं, वो इस मुल्क से निकल गए। 5 लाख सिर्फ इस मुल्क का सरमाएदार इस मुल्क से निकल गया। किसी की फैक्ट्री थी, किसी की इंडस्ट्री थी, वो निकल गया, घर वर बेच के यहां से चले गए। अब जब बसीरत ना हो ना मुल्क चलाने वालों में, तो निगरान वजीर आजम वो कहते कौन सी बड़ी बातें जा रहे हैं, इतनी आबादी है, 15 लाख निकल गए तो भाई मुल्क को ब्रेन चलाता है, 22 करोड़ मुल्क को नहीं चलाते हैं। ये इंडस्ट्रियल, ये ब्रांड्स, ये आईटी स्पेशलिस्ट, ये मुल्क को चलाते हैं। क्यों अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने किसी खास सहाबी के दुनिया के जाने से क्या करते हैं, गिरिया फरमाते हैं। इमाम हुसैन मुस्लिम इब्न अकील पे गिरिया फरमाते हैं। मुअल्ला बिन खुनैस मेरे छठे इमाम का सहाबी है जो वकीलों का हेड था, मौला हज पे जाते हैं, पीछे इसको मार दिया जाता है, कहते हैं पूरी रात इमाम जाफर सादिक ने गिरिया फरमाया है। जिस तरह शहीद हुसैनी जैसे लोग इस कौम से जाते हैं, जो ब्रेन थे आपके ब्रेन्स को मारा जाता है, बाकी जो फालतू बंदा उसे वो मार के गोली भी जाया नहीं करते, कहते हैं नहीं अपने फायदे का है ना किसी और के फायदे का है, इसे रहने दो, क्या मसला है। लेकिन जो ब्रेन्स होते हैं कौमों के, उनको मारा जाता है, उनको गुमराह किया जाता है कि आज जमाना हार्ड वॉर का जमाना नहीं है, सॉफ्ट वॉर का जमाना है। अगर मैंने मुआशरे में कुछ करना है तो मैंने हदफ को क्या करना है, बुलंद करना है, और शरीयत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर और अपने मुआशरे की क्या करनी है, तरबियत करनी है।